जैसा कि आप सबने देखा होगा थंबनेल में, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 का। ठीक, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ एग्जांपल किस लेक्चर में। वीडियो थोड़ा लेंथी ना हो इसलिए क्वेश्चंस मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, अभी छोटा क्वेश्चन था तो मैं लिख दिया, अदरवाइज लिखूंगा नहीं। ठीक, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे जो एग्जांपल होते हैं एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा तो कैसे पढ़ लीजिए। ठीक, तो हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली। जो एक मेरा मेटल स्फीयर है, लेट्स सपोज कि ये मेरा क्या है, मेटल स्फीयर है। किसका है? मेटल का है। मेटल मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस मेटल स्फीयर को हम पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे? तो हमने चार्जिंग के 3 मेथड पढ़े थे। कौन कौन से? इंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, फ्रिक्शन, 3 मेथड पढ़े थे हमने। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमने इस मेटल को चार्ज करना है। किससे चार्ज होगा? पॉजिटिवली। टच तो करेंगे नहीं डायरेक्ट, टच तो करेंगे नहीं। टच करते तो क्या होता है, चार्ज होता है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली। ठीक है, कैसे करेंगे? उसने क्वेश्चन में बोल रखा है विदाउट टचिंग इट। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज या फिर बोलो नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आऊंगा। कैसा रॉड लेके आऊंगा? नेगेटिवली चार्ज। ये रॉड है मेरा, मेटल रॉड। ठीक, कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है जी। और हमें पता है जब भी किसी मेटल के आसपास या किसी कंडक्टर के आसपास कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। कैसा चार्ज इंड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है जी। ठीक, असल में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस नहीं होता। असल में क्या एक्चुअल कहानी क्या होती है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? इधर चले जाते हैं। सारे के सारे नहीं भागते, लेकिन कुछ होते इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहां से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से शिफ्ट करके इस साइड आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि, या फिर देखने में ऐसा लगता है कि जो चार्जेस है वो सेपरेट आउट हो गए। कैसे हो गए? सेपरेट आउट। ध्यान से देख सकते हो, वहां से चार्जेस क्या हो गए? सेपरेट आउट। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, है कि नहीं? ऐसे ही हुआ है। अभी भी चार्ज नहीं है, अभी भी क्या है? न्यूट्रल है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल क्या है? अभी भी न्यूट्रल है, चार्ज तो हुआ नहीं है। और हमें क्या करना था? इसे चार्ज करना था। क्या करना था? चार्ज करना था। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया। क्या हो गया? स्टेप 1। चाहो तो आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिख सकते हो, नहीं तो ड्राइंग बना के कोई दिक्कत नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज मेटल रॉड नियर बाय द मेटल स्फीयर। ठीक, व्हेन चार्ज इज इन पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस ऑन द वन सरफेस। एक और कहानी, जो मेरा एक सरफेस है, जो मेटल का एक सरफेस है, इसके ऊपर सेम डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज इंड्यूस होता है। मतलब ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है? अनलाइक चार्ज इंड्यूस होता है। कैसा? अनलाइक चार्ज। और इसके सेकंड अगर सरफेस की बात करूं, इस सरफेस की बात करूं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा मेरा? यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप हो रहा है? लाइक चार्जेस। कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है? लाइक चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे न्यूमेरिकल्स के लिए भी। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने इस मेटल रॉड को हटाया नहीं है, साथ में रखा है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो मेरा हो ही रखा है। ठीक, और यहाँ पे क्या था मेरा? नेगेटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वो कर दूंगा, अर्थिंग। क्या कर दूंगा? अर्थिंग। अर्थिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा अर्थ है, अर्थ के पास बहुत ज्यादा चार्ज है। ठीक है, कूल ऑफ चार्ज, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो क्या करेगा, यहां से ही चार्ज देखेगा इसके पास नेगेटिव चार्ज है, अर्थ से मैंने अर्थिंग कर दी। अर्थ क्या कर लेगा? यहां से सारे नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। क्या कर लेगा? यहां से सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन हाँ, तुम इस मेटल को हटाओगे नहीं। अगर तुम इस रॉड को हटा दोगे तो कहानी क्या होगी कि पॉजिटिव चार्ज को अपने साइड लेगा, दोबारा से हमारा मेटल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमें इस रॉड को यहां पर रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को इधर बिजी रखेगा, अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगा, जिससे क्या होगा? ये अर्थ की तरफ नहीं भागेगा। ठीक है जी। तो अब कैसा हो गया थर्ड केस में? ये मेरा केस 2 था। थर्ड केस में क्या होगा कि इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव वाले कहां चला गया? अर्थ के अंदर चला गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से इस रॉड को हटा दूंगा। क्या करूंगा? यहां से इस रॉड को हटा दूंगा। अब मेटल के पास मेरा क्या चार्ज बचा है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा है। कैसा चार्ज बचा है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से एक अनचार्ज मेटल को या फिर कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। एग्जाम में हो सकता है इसका उल्टा पूछ ले, नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे? तो नेगेटिवली चार्ज में क्या होगा? यहाँ पे मैं पॉजिटिव रॉड लेके आऊंगा। कैसा रॉड लेके आऊंगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। फिर यहाँ पे अर्थिंग करूंगा तो पॉजिटिव वाला अंदर जाएगा, नेगेटिव वाला बच जाएगा। तो आगे पीछे करके पूछ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, रही बात डेफिनेशन की, तो तुम थोड़ा सा स्टेटमेंट हुआ, तो इतना तो उम्मीद करता हूँ 12th क्लास में हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1।
अब आगे एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर, किसके ऊपर, एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि पहला एग्जांपल देख लिया होगा। मैं काम करूंगा सबको एक से कंबाइन कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसका इमेज लगा दूं। क्या लगा दूं, यहाँ पे तुम्हें इमेज दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का, ठीक, इमेज लगा दूं। और कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा कैसा लग रहा हूँ वैसे मैं, अच्छा लग रहा हूँ, गुड। खुद की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या है, इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है, 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना है, ठीक जी। फिर देखते हैं, एवरी सेकेंड हाउ मच टाइम टू रिक्वायर्ड टू गेट, ओके। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, अलग है। मेरे पास दो बॉडीज है, ये बॉडी ए बोल देता हूं, इस बॉडी बी, इसको मैं बॉडी बी बोल देता हूं, राइट। यहां से 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने सेकंड में, एक सेकंड में यहां से 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर जा रहे हैं इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर, ठीक। तो हमें यह बताना है कि इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा। कसम से कह रहा हूं, इस क्वेश्चन के बाद तो फिजिक्स का फील आ जाएगा। मतलब एनसीईआरटी के जो शुरू के 4-5 एग्जांपल्स है ना, हमें फिजिक्स का फील दिखाते हैं, बहुत मजा आता है। देखते हैं कितना मजेदार चीज है ये। देखने में क्वेश्चन आसान सा है और आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लग रहा है ट्रांसफर होने में, 1 सेकंड लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, देख लेते हैं भैया। सिंपल सा यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। ये नीचे डिवाइड में आ जाता है, 10 टू दी पावर 9, 1 अपॉन में 10 टू दी पावर 9 सेकंड लगेगा 1 इलेक्ट्रॉन को पास होने में, जबकि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे। तो ठीक, तो सबसे पहले बात हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जब बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज आ जाता है तो उस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर। तो मुझे ये चीज बहुत पहले किसी ने बताई थी, 9th क्लास में पढ़ी होती आप लोगों ने, ठीक। 1 कूलम जो चार्ज होता है उसके ऊपर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। ये बात पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन होता, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होता। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, आपको जिसको पता अच्छी बात, जिसको नहीं पता अब जान लो, ठीक। अब देखते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे 1 कूलम चार्ज करने के लिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए ना जी। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बेसिक सी फंडा है। 6.25, अगर 2 चाहिए होता 2 से मल्टीप्लाई करता, 3 चाहिए होता 3 से मल्टीप्लाई करता। मुझे इतने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस बॉडी के ऊपर, इतने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 10 टू दी पावर 18 डिवाइडेड बाय 1 बाई 10 की पावर 9, तो क्वेश्चन में ही था हमारा 6, मतलब हमने बनाया अपने हिसाब से, इंटू 10 टू दी पावर 18, राइट। ये कहानी है जो सबको सुनानी है ना, ऐसा ही कुछ था, समझ गए होगा आपको क्या कहना चाहता हूं मैं। तो इसको मैं 1 कूलम लिख सकता हूं, ये 1 कूलम, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 6.25, ये पावर ऊपर जाएगा माइनस हो जाता है। अरे मतलब बिल्कुल गधे हो का, पावर ऊपर जाकर माइनस होता है, नहीं होता। चलो ये दिखा देते हैं, ऊपर जाएगा ये, तो 10 की पावर -9। अब ये नहीं पढ़ा तो शायद तो 12th में पढ़ना बेकार है। तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 माइनस 9, कितना आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 9 सेकेंड्स। 1 कूलम चार्ज होने में इतने सेकेंड्स लगेंगे। मजा नहीं आया, इतने सेकेंड्स का मतलब समझ में नहीं आया ना, थोड़ा सा अजीब सा है। इसको थोड़ा सा हम ना जो हमारा यूज होता है, ठीक है, यूजुअल लैंग्वेज में लाते, कितना इसका मतलब। आंसर तो हमारा एनसीईआरटी इतना ही दिया होगा, ये क्या हमारा आंसर है, लेकिन मजा नहीं आया इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा फील लेते हैं। 1 कूलम मतलब 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 9 सेकेंड लग रहा था। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करें, किससे डिवाइड करके 60 से, ठीक है जी। किसमें कन्वर्ट हो गया ये मिनट में, इसको फिर किसमें करें आवर्स में। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, है ना। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, ठीक है। मजा नहीं आया अभी भी, ठीक है। अभी भी आंसर कुछ घंटों में आएगा। इसको करते हैं दिन में कन्वर्ट, तो एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया था। अब आवर्स को मुझे दिन में कन्वर्ट करना है, तो किससे 24 से डिवाइड करूंगा। पहले सेकंड में था, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, फिर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, देन डेज में कन्वर्ट करने के लिए 24 से डिवाइड, राइट। नाउ एक साल में कितने दिन होते हैं 365 से डिवाइड कर दो। एक्सेप्शनली बात, 366 की बात मत करना, मैं 365 लेके चलूंगा, ठीक। तो यहां से तो तुम्हारा आंसर आता है किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए 198 ईयर्स, मतलब इतना टाइम लग जाएगा।
अगर मैं यहाँ से आज चालू यहाँ पर एक बॉल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक बॉल, और इस स्पीड से मैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी उम्र तक तो ये 1 कूलम चार्ज होगा ही नहीं, मेरे बच्चे की उम्र तक भी नहीं होगा, ठीक है, मेरे बच्चों के बच्चों तक की उम्र में होगा ये। तो सोच लो इतना ज्यादा टाइम, 198 ईयर्स, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। कौन जीता है 200 ईयर्स? ठीक है, तो दैट इज द आंसर। मजा आया? नहीं आया तो जाके एक मूवी देखो, उसमें बहुत मजा आएगा। हम यहाँ से हम एग्जांपल नंबर 3 पे आ गए। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 1 किया, 2 किया, और तीसरी हम 3 बार कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार कर चुका था लेकिन वीडियो शूट नहीं हुआ था, तीसरा हम 3 बार कर रहे हैं। अच्छा कोइंसिडेंट है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर, एक कप ऑफ वाटर के अंदर कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज है ये बताना है, ठीक है। तो सवाल अच्छा है, देखते हैं कितने, एक कप पानी के अंदर कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं। मजेदार सवाल है। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक कप पानी के अंदर, एक कप के अंदर कितना पानी होता है। एक कप के अंदर कितना पानी होता है तो 250 ग्राम होता है। एक कप के अंदर कोई भी चीज कितना आएगा, 250 ग्राम आ सकता है, ठीक है। जनरल ट्रेंड माना जाता है। एक कप चाय लो मतलब 250 ग्राम चाय पी रहे हो आप, एक कप पानी मतलब 250 ग्राम पानी पी रहे हो आप, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी चीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होगा। नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन, राइट। तो हमें इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और हमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है, वहां से मैं क्या निकाल दूंगा, नेगेटिव चार्ज। हमें एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पता है, वहां से क्या निकाल दूंगा मैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इस केस में, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा कि एक कप पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। H2O, पानी का मतलब क्या, H2O। तो एक कप पानी के अंदर इसके H2O के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने नंबर ऑफ मोल्स H2O है। देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेगा। गिवन मास कितना है 250, मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है। अब मैं निकालता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है, H2O क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड। तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, राइट। देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। कुछ भी निकालो तो कैसे निकलेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो, ठीक है जी। अच्छा इसके अंदर कितने H2O है, ठीक है। H के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के अंदर एक होता है, यहाँ पे है कितने, टोटल 2 H है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। और क्या है, ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के अंदर होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास एक ही ऑक्सीजन है तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक। और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, Na। ये हमने 11th क्लास में सीखा था केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर में, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का यही तरीका होता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 250 अपॉन 18, ये 10 हो जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ये होता है। ये तो आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है जी। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। 2 के ऊपर कितना होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के ऊपर कितना होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इतने के ऊपर कितना होगा, इसको इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो यहां से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चार्ज इन 1 कप, एक कप पानी के अंदर 1 कप ऑफ वाटर, कितना चार्ज है वो निकालते हैं। तो कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। एग्जाम्पल पे आ गए हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, पढ़ा लिखा सा है, मतलब पहले पढ़ रखा है ऐसे क्वेश्चन बहुत, तो मजा आएगा इसमें थोड़ा। देखते हैं क्या है, सो तो नहीं गए, जिंदा हो, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ मिल जाए आप लोगों को, अगर नहीं मिलता है तो फिर भी एनसीईआरटी की किताब लेके बैठना, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं लगा दूं, ठीक है। टाइम ज्यादा लग जाता ना राइटिंग में, इसलिए मन नहीं करता। Coulomb's law of electrostatic force between the 2 point charges and Newton's law of gravitational force between the 2 stationary point masses. ठीक है जी, both have the inverse square dependence and the distance between the charge and mass compared to the strength of the forces by determining the ratio of their magnitude
for an electron and a proton, for 2 protons, estimate the isolation, okay, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, दोनों क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है जी। मतलब दोनों किसको, मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो G M1 अपॉन M2 अपॉन में R स्क्वायर, यही तो होगा। दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए, समझ में आता है, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि ग्रेविटेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है या फिर क्या डिफरेंस है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स 1 अपॉन में R का स्क्वायर है ना, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक। दोनों लाइन ऑफ एक्शन पे लगते हैं, ठीक है। दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, क्वेश्चन में नहीं पूछा ये सब, मैं बता रहा हूं अपने साइड से, आ सकता है एग्जाम में। दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। तो ये किसकी बात होगी, इसकी सिमिलैरिटीज की बात होगी, किसकी, इसकी सिमिलैरिटीज की। अब बात करते हैं इनके बीच में डिसिमिलैरिटीज क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, सॉरी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ये क्या होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी डिफरेंस यही है। ये चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ये मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। किसके, ये चार्ज के प्रोडक्ट पे, ये मास के प्रोडक्ट पे। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है, बहुत छोटी जगह में लगता है, एटम्स के अंदर, एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के अंदर में, एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। तो ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और पृथ्वी और सन के बीच में लग रहा है, पृथ्वी और मून के बीच में लग रहा है, मतलब अर्थ और मून के बीच में लग रहा है। फीलिंग को समझा करो, ठीक। तो हमें इन दोनों में रेशो बताना है। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक। और प्रोटॉन के पास भी मास होता है, कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये होते दोनों के पास। और दोनों के पास चार्ज भी होता है, इसके पास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इसके पास भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस एक फिक्स कर दिया हमने। तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा ड्यू टू द चार्ज, इनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा ड्यू टू द मास, ठीक है। तो हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, क्या बताना है, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो क्वाइट भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट टाइम द बेस्ट कि बिना किसी गलती कर दे इसको, ठीक। तो क्या है, अगर मैं ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखता हूं तो नीचे क्या लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का क्या पूछा है, रेशियो। ऐसे मन नहीं कर रहा तो ऐसे लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा करते हैं, वैसे ये ट्रेंड चलता है, ठीक है। ग्रेविटेशन को चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को ऊपर रखते हैं, ठीक है। परंपरा, ठीक है। उसकी याद आ रही है, क्या नाम है, मोहब्बत पिक्चर देखिए। अरे तुम कहाँ देखोगे, तुम लोग तो मॉडर्न जमाने के हो, वैसे मैं भी इसी जमाने का हूं। देखते हैं क्या है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये होगा K Q1 बाय Q2 R स्क्वायर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, G M1 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है दोनों केसेस में। तो R से तो R कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, इतना जानते होगे, इतने गधे भी नहीं होगे यार, मतलब 12th क्लास में आगे इतना जानते होगे, मैं ये मान रहा हूं, ठीक। M1 अपॉन में M2। Q1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। M1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो ms अपॉन में mg इज इक्वल टू में k की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 9। अच्छा, k किससे इक्वल होता है पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी कैलकुलेशन की जाती है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है, ठीक। Q1 की वैल्यू, दोनों में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और 1.6
इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय मास। जी की वैल्यू कितनी होती है पता है? 6.67। कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। 6.67 10 टू द पावर -11। अच्छा जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10 टू द पावर। वैसे मैंने अपने हिसाब से लिया, क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हें, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 टू द पावर नहीं पता तो -31, और ये कितना है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। ये कहानी है। तो यहां से तुम कैलकुलेशन करोगे, इन सबकी कैलकुलेशन करके निकालोगे, तुम्हारा जो आंसर आएगा, वो कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लगभग, मतलब ये वीडियो की लेंथ 25 से 20 मिनट जाएगा, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में ये कम पूछता है, इनके बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटी ज्यादा पूछा है, क्योंकि इतना क्वेश्चन देके बच्चों को परेशान करने से अच्छा है कोई इजी क्वेश्चन इसी में से कुछ कंसेप्चुअल निकाल के दे दे, ठीक। तो ये अराउंड अप्रोक्स आता है 2.34 इंटू 10 टू द पावर -39। इससे इतने, मतलब अगर ऐसे देखें तो जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 2.34 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स के। समझ सकते हो? तभी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, इतना ज्यादा होता है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। क्या हुआ? इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था? 2 प्रोटॉन के लिए निकालो। किसके लिए? 2 प्रोटॉन के लिए। 2 प्रोटॉन के केस में क्या होगा? Fs अपॉन में Fg, इसका फॉर्मूला लिखूंगा। K की वैल्यू सेम रहेगी, चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और इस केस में क्या रहेगा? मास भी सेम रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि दोनों प्रोटॉन की बात हो रही है ना, फॉर 2 प्रोटॉन, तो मास भी सेम रहेगा। तो कितना है इसकी? जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11, और मास कितना है प्रोटॉन का? बोलो, अबे बोलते नहीं हो। 1.67 इंटू 10 टू द पावर, सो रहे हो, 1.67 10 टू द पावर -27, 2 बार है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ये कहानी होगी, क्योंकि इसने क्या बोला सेकंड पार्ट में? 2 प्रोटॉन के लिए। किसके लिए? 2 प्रोटॉन के लिए। तो 2 प्रोटॉन का चार्ज ये रहा, 2 प्रोटॉन का मास ये रहा, ये दोनों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं? परमिटिविटी, ठीक। तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो बताना, इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को नीड होगी इस चैप्टर का रिवीजन तो कमेंट करना, मन करे तो। वैसे इतने आलसी करोगे नहीं। 1.334 इंटू 10 टू द पावर 36, इतना आता है, कैलकुलेशन करके निकालोगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 2 प्रोटॉन के लिए, इतने टाइम्स ज्यादा होता है। अच्छा जी, एक सवाल पूछता हूं, बताना कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। ये वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? रेशो की बात कर रहे हैं तो बता के देना कि जो फोर्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कैसा होगा, दोनों का नेचर बताना, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलो जी, एक और सवाल, इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा क्या पूछा है, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा रहता है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स देयर इन म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर वन। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? इनके बीच में इसका एक्सेलरेशन कितना है, इलेक्ट्रॉन का या फिर एक प्रोटॉन का कितना एक्सेलरेशन, हमें वो निकाल के दे बताना है। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। एक्सेलरेशन फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? अभी रात के बनने वाले हैं 12 और गली में कोई आया है तो साउंड को अवॉइड करना। ठीक, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से फोर्स कितना हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास, राइट। तो देखते हैं कितना आता है। फोर्स क्या होता है? क्यू, चलो इतना छोड़ो, फोर्स निकाल रखा हमने। इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हो फोर्स, प्रोटॉन के लिए इतना है, मैं प्रोटॉन के केस में निकालता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हो, बस मास का चेंज आएगा। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो फोर्स कितना आया, निकालना पड़ेगा तुम्हें, फोर्स तुम्हें निकालना पड़ेगा कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, देखते हैं। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना दे रखा है? 10 टू द पावर एक एंगस्ट्रॉन। कितना है? 1 एंगस्ट्रॉन दूर है। कितना है? 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है जी, 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक, कितना है? 1 एंगस्ट्रॉन दूर है, 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। तो फोर्स इज इक्वल टू में 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोला है ना। कहाँ है क्वेश्चन? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड अ प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन देयर 1 कूलम्स पॉइंट इन मास ऑफ ये। ठीक है, तो निकालना पड़ेगा फोर्स कितना आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखते हैं, प्रोटॉन्स के लिए चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 का 2 बार आता है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी रखी 1, तो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो मतलब 10 टू दी पावर -10 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या 10 टू दी पावर 10 -10 का स्क्वायर। और मास, चलो फोर्स आ गया, यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ गई, यहाँ रखते हैं एक्सेलरेशन निकालते कितना आ रहा है ड्यू टू प्रोटॉन, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक, 1.6 16 का स्क्वायर था 256, यहां से आएगा 2.56, कितना आएगा 2.56, इसका स्क्वायर होगा ना तो इसका 2.56 आएगा, और ये कितना आएगा 19 टू 38 10 की पावर -38, और ये कितना हो जाएगा मेरा 10 की पावर -20, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 ये होता है। यहां से कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, अब इतना तो करते इससे आगे कैलकुलेशन खुद कर लेना, तुम्हारी वैल्यू आएगी क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। 1 पॉइंट कहाँ है सर, नहीं लिखा इसमें तो, हाँ 2.3 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर केजी, कहाँ है आंसर, नहीं लिखा इसमें तो भैया। इसमें आंसर नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है उतना पढ़ने का टाइम नहीं, तो इसका आता है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर्स पर सेकेंड, इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। तो दैट इज द एग्जांपल नंबर 4। ठीक, अब बढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 5 की ओर। एक बार देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है जी, चल रहा है। वो क्या है ना, फोन से रिकॉर्डिंग करने में कब बंद हो जाता है पता नहीं चलता है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी एग्जांपल कर लेते हो अच्छे से तो मैंने समझता है कि चैप्टर करने में आप दोबारा इस चैप्टर पे रिवीजन करने बैठोगे ना तो बहुत सी चीजें ऐसी तुम्हें नहीं मिलेंगी और मजा आएगा उसको करने में। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल नंबर, ये थोड़ा कंसेप्चुअल, जो शुरू में मैंने बात बताई थी उनमें डिफरेंस और वो सिमिलैरिटीज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके टफ कैलकुलेशन से। चलो जी, अब देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन था मेरे पेपर, आप लोग पढ़ लेना, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या बता देता हूं मैं। डिस्टेंस दे रखा है कितना है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर। मेरे पास एक एग्जांपल नंबर कितना था, 6 है 5 है 5 है, कितना है 5। ठीक, मेरे पास क्या है, एक इंसुलेटर स्ट्रिंग है, इसके ऊपर एक मेटल ए है, क्या है एक मेटल ए है। ठीक, और यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक मेरे पास और मेटल है, वो बी है, क्या है बी, और इसको एक इंसुलेटर पेन से किसी ने पकड़ रखा है, मतलब ये किताब में फिगर बना होगा, चिमटा नहीं होता पकड़ने वाला तो गलती बनाते हैं चिमटा वाला, मतलब समझा करो यार, भावनाओं को समझो। ठीक है, ऐसा होता है ना पकड़ने वाला, चिमटा देखा है ना, नहीं देखा तो पहले वो देख के आना। ठीक है, मैं समझा नहीं सकता इस चीज को, गधो मतलब ठीक है गधे नहीं हो। एक पॉजिटिव है, दोनों थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। A charged metallic sphere of A suspended by a nylon threads, ठीक लटका रखा इसको। Another charged metallic sphere of B held by the insulating handle of the broth close to the A, ठीक उसको A के क्लोज लाएगा। ठीक, distance between there is 10 centimeter as shown in the figure. The resulting repulsion of a A is noted, for example, by shining light of the measure the direction of the sun is छोड़ो इधर। ठीक, sphere A and B are the touched by the uncharged sphere C and D respectively as shown in the figure. C and D are there, the removed B and C closer to the A and distance 0.5 centimeter apart. ठीक, साइज इग्नोर, ओके 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 ओके। ठीक, दोनों क्या है आइडेंटिकल है, दोनों क्या है ठीक है, दोनों क्या है आइडेंटिकल है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10.5। इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है बना रखा, इसके ऊपर कितने हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है, कितने हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बात, पक्का। इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का स्लोप डिस्टेंस कितना है
सेंटीमीटर है। बाद में क्या किया गया, इसको एक मेरे पास सी नाम का और मेटल था, क्या नाम था, सी नाम का एक अनचार्ज मेटल था, इससे इसको टच किया गया, और इसको एक डी नाम का इसको इससे बनाता हूं, नहीं अच्छा रहेगा देखने में, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या रहेगा डी, ये भी क्या है अनचार्ज है, ठीक। इन दोनों को टच किया गया, क्या किया गया, दोनों को टच किया कर दिया, ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है, मतलब इसी की तरह है, ठीक। तो एक कंसेप्ट होता है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, ठीक, कि जब भी दो आइडेंटिकल बॉडीज को आपस में टच में लाते हैं, जैसे कि मार्कर, लेट सपोज मान लो कि आइडेंटिकल है, कैसे है आइडेंटिकल है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज, चार कूलम चार्ज है, कितना है 4 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, ये अनचार्ज है, क्या है ये अनचार्ज है। तो जब मैं इसको टच में लाऊंगा तो इसका जो 4 कूलम चार्ज था ना, दोनों में इक्वल इक्वल बढ़ गया, इसमें 2 इसमें 2, आया समझ में, दोनों को मान लो क्या मेटल स्पेयर है, इस पे 4 कूलम, इस पे अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जब मैं दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो ये कहानी नहीं होगी, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो ये कहानी नहीं होगी, ठीक। दोनों को मैं टच में लाऊंगा, तो जब मैं इन दोनों को टच में लाऊंगा तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना जी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या ला रहा हूं, और अलग करने पे इस पे 2 इस पे 2, ये कहानी होगी। तो कह रहे हैं दोनों को टच में लाएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों को टच में लाएगा, मतलब ए को और सी को, ए और सी को क्या में लाएगा, टच में लाएगा। तो टच में लाएगा तो चार्ज क्या होगा, ए के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, ए प्लस सी बाई 2 इक्वली डिवाइड हो जाता है। ए के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 4 था, सी के ऊपर 0 चार्ज था, 2 कितना आ गया 2 कूलम, कितना आया, लेट सपोज मान लो इसके पास क्यू चार्ज है इसलिए, ठीक है। अगर तुम्हें नंबर से डील करने में दिक्कत हो रही है तो इसके ऊपर मान लेते हैं क्यू चार्ज है, और इसके ऊपर भी इनिशियली क्यू चार्ज है, इसके ऊपर Q1 मान लेते हैं, इसके ऊपर Q2 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा Q1 प्लस 0, सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं 2, तो कितना हो जाएगा Q1 बाई 2, और जितना ए के ऊपर चार्ज होगा उतना ही सी के ऊपर चार्ज हो जाएगा बाद में, सी के ऊपर भी कितना हो गया Q1 बाई 2, ये तो इसकी कहानी हो गई, ठीक। इसको देखते हैं, ये सी इसके साथ भी हुआ, बी के ऊपर बी को टच में लाया गया, और यहाँ पे डी, कौन सा है बी और डी, ये कहानी है, ठीक है जी। तो बी के ऊपर कितना चार्ज होगा, जितना इसके ऊपर चार्ज था Q2 प्लस में डी के ऊपर कितना चार्ज है 0 चार्ज है, डिवाइडेड बाई 2, तो बी के ऊपर कितना चार्ज आ गया Q बाई 2, और डी के ऊपर कितना चार्ज आ गया Q बाई 2, सेम चार्ज क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अभी मैंने समझाया था वाटर वाली कहानी में, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि ठीक है जी, अब क्या कर दिया गया, इन टच करने के बाद देन की बात हो रही है, निकलने के बाद अब इन 2 स्पेयर्स को क्लोज लाया गया, क्या लाया गया क्लोज, पहले कितना था 10 सेंटीमीटर अपार्ट था, अब कितना कर दिया गया इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दिया गया, कितना कर दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इनके ऊपर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनके फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। इनिशियली कितना फोर्स लगता, जब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था तो कितना लगता, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, इनिशियली तो यही कहानी था ना, कितना था इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बोल सकता हूं उसको मैं, कितना 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर लेते हैं, R1 मानो, ठीक है। हम बता रहे हैं कि इसमें इफेक्ट कितना पड़ा फोर्स पे, ठीक। अब क्या किया गया, चार्ज कम हो गया, दोनों पहले चार्ज कितना था Q1 Q2 था, कितना हो गया Q बाई 2 Q2 बाई 2, चार्ज तो घट गया ना, ठीक है जी। देखते हैं, ये तक है मेरे का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स फाइनल किसकी, इस वाले से राइट वाले से फाइनल लिख रहा हूं, ठीक है। फाइनल कितना हो जाएगा कि चार्ज क्या हो गया हाफ हो गया, तो Q1 बाई 2 और Q2 बाई 2, और डिस्टेंस भी क्या हो गया, पहले 10 था 5 हो गया, तो डिस्टेंस भी क्या हुआ है हाफ हुआ है, तो R बाई 2 का स्क्वायर, ये तो होगा डिस्टेंस का। देखते हैं क्या कहानी होती है, यहां से 1 बाई 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और के Q1 Q2 लिख सकता हूं, ये R बाई 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर जाएगा, देखो 4 यहाँ डिवाइड में है जी, यहाँ 4 क्या है डिवाइड में नीचे, अब यहां से सबसे ऊपर जाता है, इतना जानते हो यार, ये A बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो डी वाला सबसे ऊपर जाता है, तो ये क्या है डी है ना, तो ये सबसे ऊपर जाएगा। F इज इक्वल टू में 4 से 4 4 अपॉन 4 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, 4 से 4 चल बसा, F की वैल्यू कितनी आ गई के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब देखो जो इनिशियल R स्क्वायर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई भाई, कमेंट मत करना प्लीज, ठीक। कितना हो जाएगा ये F इज इक्वल टू में के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनिशियली भी यही कहानी थी, फाइनली भी यही कहानी है,
आई कि नहीं आई, मैंने डिस्टेंस हाफ कर दिया ना, तो उसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। अरे भाई तुमने डिस्टेंस कम किया है तो फोर्स तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन तुमने चार्ज भी तो घटा दिया, चार्ज भी तो घटा दिया, घटा दिया ना। चार्ज क्या होगा, आधा हो गया, और डिस्टेंस भी आधा हो गया, तो दोनों क्या कर देंगे। ऐसे डिस्टेंस कम करने पे क्या होता है, फोर्स बढ़ता है, और चार्ज घटाने पे फोर्स घटता है। चार्ज घटा तो फोर्स घटा, लेकिन डिस्टेंस लाने पे फोर्स दोबारा से बढ़ गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो फोर्स पे नो इफेक्ट। नाउ दैट इज द एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। एग्जांपल नंबर हम 6 पे आ गए। किस पे आ गए, 6 पे। काफी लंबा हो गया ना मजा लेके आया होगा, मेरे साथ रहोगे मजा नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं आएगा तो कमेंट मत करना नहीं आया, मुंह में अपने अंदर दबा के रखना। ठीक, कंसीडर द 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। ठीक है, 3 चार्जेस है Q1 Q2 Q3, और तीनों किसके बराबर है, Q के बराबर है। मान लेते हैं जी, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसके, वर्टेक्स पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q with the same sign placed at the centroid of the triangle as shown in the figure? No problem। एक खूबसूरत सा सवाल इस खूबसूरत सी शाम को, मतलब रात को, गेड़ बनने वाला है, बट मजा इसी में है। एग्जाम्पल नंबर 6। हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उतना ही एफर्ट करें, ठीक, तभी रिजल्ट अच्छा होगा। और जब इंडिया का रिजल्ट अच्छा होगा तो बहुत कुछ होगा, बोल नहीं सकता मैं क्या क्या हो सकता है सॉरी। ठीक है, तो 3 चार्जेस है Q1 Q2 Q3, कहां रखे गए हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिस पे रखे गए हैं। अच्छा जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिस, इक्विलैटरल एंगल कितना होता है, 60 का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा गया है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा गया है, वो सेम साइन का है। साइन, उसका साइन क्या है, सेम है, बिल्कुल बचे हुए क्यू चार्जेस की तरह है। ठीक, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक, क्वेश्चन में बोल रखा है ये चीज, तो हमें इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा वो निकालना है। ठीक है जी, तो इसको मैं अगर नाम दे दूं A B C। ठीक, तो इस C की वजह से यहां पे कुछ फोर्स लगेगा। इस C की वजह से हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू में Q3, और इसको हम Q के इक्वल मान लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, और सारे लेंथ L के इक्वल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, L के इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे लेंथ L के इक्वल, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, ये होंगे। अच्छा जी, देखते हैं यहां की वजह से ये सेम, दोनों का साइज क्या है, दोनों का साइन क्या है, दोनों चार्ज का सेम है। जब दोनों चार्ज का साइज सेम है तो क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। क्या करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक, अच्छा जी, ये पूरा डिस्टेंस L है, ये सेंट्रोइड कितना होगा, L/2 होगा। कितना होगा, L/2, और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। पूरा 60 तो आधा कितना, 30 का। ठीक, तो हमें फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स ड्यू टू सी कितना होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, यही होता है। दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर, और R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो R की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। ये क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल। हमें ये लेंथ निकालना है, 30 का एंगल ये दे रखा है L/2। अब थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी 12वीं क्लास में हो, कैसे निकला था हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस का रिलेशन किसका होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस का रिलेशन किसका होता है, कॉस का। तो cos 30 इज इक्वल टू में, इसको मैं x बोल दूं तो x बाई L/2 यही होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 इज √3/2 है ना। x ये 2 हो जाएगा ऊपर जाके बाय L, तो यहां से L कितने बन जाएगा, √3/4। x किसके इक्वल आएगा, ये आएगा √3/4 के इक्वल आएगा। कितना आएगा, √3/4 के इक्वल। क्लियर है, ये होता है ना पंडित बद्री प्रसाद, देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रिलेशन होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी 1/2, आई एम रियली सॉरी, माफ करना भैया, 1/2 कितना होता है, 1/2 लग रहा था कुछ गलत कर रहे हैं। कितना होता है, 1/2, तो कितना हो जाएगा x 2/L, 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/4, L यहाँ पे x, तो x मिल गया, मतलब r मिल गया, मेरे को डिस्टेंस मिल गया। तो कितना हो जाएगा ये मेरा
L/4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 16, ये 16 ऊपर जाएगा तो 16 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इतना आएगा मेरा एफ सी। ठीक, अच्छा जी, ये भी सेम साइज, ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक, और ऊपर वाला क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक, अच्छा ये बोला गया कि किसमें है, ये सेंट्रोइड में है, किसमें है, सेंट्रोइड में। तो सारे फोर्स के देखो मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि बीच में रखा गया है, तो यहां से जो इसकी दूरी है यहां से भी बराबर होगा और यहां से भी बराबर होगा। ठीक, इसने बोल रखा है इसको सेंटर में रखा गया है, तो सारे फोर्स बराबर आएंगे। तो F ड्यू टू C इज इक्वल टू F ड्यू टू B और F ड्यू टू A, तीनों इक्वल होंगे, किससे बराबर होंगे, 16 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। लेकिन 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 डायरेक्शन तीनों का अलग अलग होगा। अगर मैं इसके वो करूं, वेक्टर कंपोनेंट तोड़ूं, इसका इधर टूटेगा, एक इधर टूटेगा, है ना, और इसका एक इधर टूटेगा, एक इधर और एक नीचे तो है ही। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों इक्वल है फोर्स में, दोनों क्या फोर्स में इक्वल है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक, इस तरह से नेट फोर्स कितना आएगा, 0। ठीक है, तो हमें ये चीज समझने की जरूरत नहीं है। लैमिस थ्योरम है, कौन सा थेरम, लैमी थ्योरम, लैमिस थ्योरम। ये क्या कहते हैं, अगर तीनों फोर्स का डायरेक्शन क्या नाम है, मैग्नीट्यूड सेम है और वो सेंटर पे लग रहे हैं, ठीक है, और वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स फिर 0। अगर ये लैमिस थ्योरम समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बता ही दिया, इसके कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक इधर टूटेगा, एक ऊपर टूटेगा वेक्टर कंपोनेंट, इसके एक इधर वेक्टर कंपोनेंट टूटेगा, एक ऊपर की तरफ टूटेगा। ठीक, अब दोनों सेंटर में है, इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, चार्ज बीच में से रुका हुआ है, मोशन में तो है नहीं, इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर रहे होंगे, ये वाला फोर्स बराबर, एक दूसरे को कैंसिल आउट, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अलग, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बीच में रुका हुआ है, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अलग अलग है, तो कैंसिल आउट। ठीक, इस तरह से नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। तो ये है मेरा एग्जांपल नंबर, डिस्टर्ब कहां है, ये था मेरा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 7 और इसके बाद अगला एग्जांपल अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, 7 के बाद, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वो स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है ना फोन में शूट करने में, यू नो, अंडरस्टैंड, समझ सकते हो परेशानियों को। ठीक, consider the charges q1 minus q placed at the vertices of the regular triangle shown in the figure. okay what is the force on each charge, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के ऊपर है, बाकी देता है, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, l बनाते हैं। ये मेरे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पे क्यू चार्ज। क्वेश्चन सेम है, बस इस बार हमें क्या बताना है, हर चार्ज के ऊपर फोर्स बताना है कि हर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा, हर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा। देखते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। ठीक, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, एक क्यू की वजह से लगेगा, क्या अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, ये ऐसे कुछ होगा। ठीक, और ये क्या करेगा, ये भी प्लस, इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर की तरफ, इसको मैंने रिपेल कर दिया। ठीक, अच्छा जी, इनके बीच एंगल कितना होगा, 120 होगा, कितना होगा, 120, क्योंकि अंदर का 60 है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर में कितना होगा, 180 होता है। लीनियर पेयर एंगल कितना होता है जी, 180 होता है, ये 60, तो ये कितना, 120, इतना तो आता होगा यार, अभी क्या बता रहा हूं तुम लोग, है ना। तो ये यहां से आएगा नेट फोर्स, कितना आएगा, ये मेरा एफ नेट आएगा, कितना आएगा, एफ नेट। ये मेरा क्या है, एफ ड्यू टू ए, और ये क्या है, एफ ड्यू टू सी, है ना, एफ ड्यू टू ए, एफ ड्यू टू सी। देखते हैं एफ ए की वैल्यू कितनी आती है, के क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग है, ठीक है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, साइन रखते हैं इसमें, और अपॉन में एल का स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल। यहां से देखते हैं बी कितना आ रहा है, के Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर, तो साइन भी सेम है और मैग्नीट्यूड तो सेम है, कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल। कितने सारे दोनों फोर्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसको मैं कह सकता हूं एफ ए इज इक्वल टू में एफ बी, सॉरी एफ बी इज इक्वल टू में एफ इक्वल मान लेता हूं। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, 11th क्लास में सीख रखा भैया हमने, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का तरीका कैसे निकलता है। तो एफ नेट कैसे निकलेगा मेरा, अंडर द रूट एफ का स्क्वायर, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस में 2 एफ ए एफ बी कॉस, कितने का एंगल है, 120 का, कॉस 120, यही होगा जी,
ठीक है जी। और सारा किसके बराबर, एफ के बराबर है, तो ये हो जाएगा मेरा एफ स्क्वायर प्लस 2f और एफ स्क्वायर हो जाएगा cos 180 cos 120 -1/2 कितना -1/2। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का एफ स्क्वायर, 2f में से एक f गया, कितना बचेगा एक f, तो अंडर दी रूट 1f स्क्वायर, यहां से कितनी आएगी, स्क्वायर से रूट कटा, f की वैल्यू आ गई। ठीक, तो एफ नेट भी किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, तो कितना आ रहा है मेरा एफ नेट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। अच्छा जी, डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर क्या है, वो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं, निकालने का तरीका लिखे हम 10th क्लास में, लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ये भी लिख सकते हैं कि अलोंग बी या फिर अवे फ्रॉम द बी, या सॉरी यहां से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ये कितना है, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है आई, इसके अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा तो क्या cos थीटा इधर sin थीटा उठेगा, तो cos 60, ये कितना होगा 60 होगा ना, इधर इस वाले कंपोनेंट में ये लाइन कितना होगा 60 होगा, यहाँ से इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट इधर क्या उठेगा cos 60 और इधर sin 60, इसके वर्टिकल कंपोनेंट में sin 60, तो cos 60 माइनस आई कैप प्लस में sin 60 और y वाला क्या होता है जे कैप, तो यहां से चाहो तो लिख सकते हो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना हो जाएगा √3 बाई माइनस आई कैप, और ये कितना हो जाएगा sin 60 1/2 जे कैप, कितना हो जाएगा 1/2 जे कैप, 2 कॉमन आ गया यहां से, तो यहां से 2 बाहर लिख दो, तो ये मेरा हो जाएगा डायरेक्शन के साथ साथ। ठीक, आ रहा क्लियर। अच्छा जी, ये तो एक ऊपर आ गया, इसके ऊपर निकालते हैं, इसके ऊपर ये भी पॉजिटिव, इसके ऊपर रिपेल करेगा, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या करेगा जो भी हो। ठीक, हमें यहाँ लिंक नहीं देखना और यहाँ पे मेरा एफ नेट होगा, कितना होगा एफ नेट होगा। ठीक, तो देखेंगे सब कुछ सेम आएगा, एंगल भी सेम है 120 का, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, तो यहां से जो मेरा एफ बी आएगा, एफ नेट जो आएगा बी के ऊपर वो कितना आएगा, सेम आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एल स्क्वायर, बस डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये माइनस आई कैप में जा रहा था ना, ये प्लस आई कैप में, किसमें इधर जा रहा था माइनस आई कैप और ये इधर जा रहा है प्लस आई कैप। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा मेरा √3 आई कैप प्लस में जी कैप, दैट इज द आंसर ऑन सी, एफ नेट ऑन सी, एफ नेट ऑन बी। तो वीडियो हो गया था बंद, ठीक है, तो मैं दोबारा से कंटिन्यू नहीं कर रहा, कहां से पता नहीं बंद हुआ होगा, लेकिन यहाँ तक है, मैंने देखा यहाँ तक आ गया था। ठीक है, ये पूरा खत्म कर दिया था मैंने, लेकिन यहाँ तक तो आ गया था। अब हमें निकालना है इसके ऊपर फोर्स, किसके ऊपर, ए के ऊपर फोर्स, तो ए के ऊपर फोर्स कैसे निकलेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी इसको अपनी तरफ अटैक करेगा। ठीक, इन दोनों फोर्स का एंगल कितना है 60 का है, कितना है 60 का है जी। ठीक, तो जो हमारा नेट फोर्स होगा, देखो ए की वजह से कितना फोर्स होगा, के Q1 अपॉन Q2 अपॉन में एल का स्क्वायर के बीच में, तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, यही इसके लिए भी होगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक, तो नेट फोर्स कितना होगा इसके लिए, अब मैं मान लिया कि एफ होगा, दोनों का मिलाकर कितना होगा एफ होगा। ठीक, तो रिजल्टेंट फोर्स से क्या फॉर्मूला निकलेगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 अपॉन में cos 60, क्योंकि एंगल कितना इस बार 60 डिग्री है ना। ठीक है जी, दोनों फोर्स इक्वल थे F1 F2,